क्यों? लूंगा सर अब। चलो अच्छी बात है। ठीक है सर। आर्यन, यस सर। क्वेश्चंस किए? यस सर। कितने किए? 41। 41 तक? ये कल 41 किए हैं। यस सर, कल करे हैं। डाउट्स कितने हैं? सर अभी तक तो नहीं आया। कोई डाउट नहीं है 41 में से? यस सर। सही है, अच्छी बात है। चलो आयुषी, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। क्वेश्चंस किए कल? यस सर। कितने? 30 to 40। डाउट्स हैं? यस सर। इजी थे टफ थे क्वेश्चंस? सर मीडियम थे। कहाँ से किए हैं? डीसी पांडे से? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। भावेश, भावेश, हर्षिज्ञा, यस सर। क्वेश्चंस किए कल? यस सर। कितने? सर हम सर 15-20 करे। 15-20 किए हैं? कौन से यस टॉपिक सर। की, कौन से टॉपिक के किए हैं? वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के। चैप्टर में भी टॉपिक वाइज दे रखे हैं ना शायद? सर हम वो डीसी पढ़ने मेंस के सर हमारे पास हमारे भैया के। मेंस की है? यस सर, उसमें हार्ड है सर। तो नीट की ले लो ना, नो नीट की, नीट की कर लगवानी। लेंगे, कर लेंगे अब। कब लेंगे? सर अब लेंगे ही। 4 महीने हो गए, 4 महीने। 4 महीने बाद सेशन खत्म हो जाएगा ये, 4-5 महीने बाद तो खत्म दिखाई देगा, जनवरी फरवरी खत्म कर देंगे। इतना टाइम मत लगाओ। यस। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल क्वेश्चन दिए थे मैंने, हो गए तुम लोगों के? बाकी भी लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट है। एक मिनट, बाकी भी सबसे बात कर लेते हैं। कौशिकी, 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 खुशी, खुशी, कृतिका। सर कल मैंने थ्योरी की थी और एनसीईआरटी पढ़ी थी और चेन वाले क्वेश्चंस ट्राई किए थे। तो समझ आ गया, सब हो गया कल? कल तो टफ नहीं लगे क्वेश्चन, अब भी टफ लग रहे हैं? सर डाउट्स आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आज और देखें, फिर देखते हैं। यस। नैन्सी, यस सर। क्वेश्चंस किए कल? यस सर। कितने किए कल? सर 43। 43 किए हैं, 43 तक किए हैं कल। 43 तक किए हैं। पहले कल कितने किए थे? सर कल तो थोड़े ही करे थे। क्यों? सर चेन वाला मेरे को ना थोड़ा कम समझ में आ रहा है। चेन, चेन तो मैं आएगी भी नहीं। चेन, चेन से डरो मत। चेन जो है जेई मेंस एडवांस का टॉपिक है, आ जाए तो ठीक है, डरो मत उससे, ठीक है ना। तुम्हारे डीसी पांडे में देखो ना, मतलब जो तुम्हारी एक्सरसाइज है ना, उनको देखो, यस तुम्हें वो इजी लगेंगे और उसको ट्राई करो। सर, यहाँ तो वो तो सारी कर रखी हैं। सारे हो गए वो। यस सर। चलो, प्राची, सर स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है। स्प्रिंग, स्प्रिंग तो मतलब मैंने 3-4 बार इसलिए पढ़ाया, 3-4 बार पढ़ाया था ताकि एक बार डेरिवेशन लिख के देखो। 2-3 बार लिखा था क्या डेरिवेशन? लिख कर देखे थे 2-3 बार? नो सर। लिख कर देखो। और सिर्फ उसको मत लिखो, रोज का जो मैं कराता हूँ रोज लिख करके देखो, बहुत जरूरी है वो, तुम्हें आना चाहिए, वो बहुत ओके जरूरी है। सर।
विवेक, विवेक, चलो इनके पास माइक कनेक्ट नहीं हो, इनके ये बोलेंगे कैसे। चलो स्टार्ट करते हैं। जिससे मैं तुमसे पूछना स्टार्ट कर दूं ना कि आज तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, उस दिन पता है तो बच्चे निकल जाते हैं। मतलब मैं स्टार्ट किया था 21 22 पर, 16 बचे हैं, 5-6 तो ऐसे ही भाग जाते हैं कि हम क्या कहेंगे, झूठ बोलना पड़ेगा। चलो ये भी अच्छा है, झूठ तो नहीं बोला कम से कम। अर्पित, अर्पित, चलो स्टार्ट करते हैं। अर्पित, हेलो। हाँ जी, चलो देखो। चेन के क्वेश्चन तुम्हें टफ लगे है ना। ऐसा करो, आज तुम अपने डाउट बोलो। तुम्हारे डीसी पांडे के डाउट है ना, वो थोड़ा कंफर्टेबल भी रहेंगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा। अपने डाउट बोल सकते हो आज, लाइव डाउट्स। यस सर। हाँ जी, वो यस बोल। सर। अपने डाउट्स बोलना स्टार्ट करो, अपनी अपनी बुक ले लो और डाउट्स बोलना स्टार्ट करो। बोलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज? तो चेक पॉइंट से बोलने हैं या फिर कहीं से एक्सरसाइज बोल, करके बाद में? कहीं से बोलो, तुम्हारा डाउट होना चाहिए बस। 12th क्वेश्चन। इसका यस सर, 12 चेक पॉइंट 6.1 का 12th। 6.1 12 स्टेटमेंट बोलनी पड़ेगी तुम्हारे, तुम्हें मेरे पास है नहीं। बोलो क्या है। Force acting on a particle is 2I cap plus 3J cap Newton. Work done by this force is 0 when a particle is moved on the line 3y plus kx equal to 5. Here the value of k is इसको मैं ऐसे ये लाइन सही लिखी हुई है ना, यही है ना लाइन, 3y plus kx is 5। yes sir. तो 3y is equal to minus kx plus 5, y is equal to minus k by 3, x plus 5 by 3। Compare this line with mx plus c। इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने इसको y इस फॉर्म में लिखने की कोशिश किया मैंने इसको, y को। तो y अगर ये है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज m। ये m है, ये क्या है, m क्या होता है, m क्या है, Slope. ये स्लोप है, स्लोप है। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस k by 3। और फोर्स को अगर हम देखें तो फोर्स हमें दिया हुआ है, तो फोर्स का भी स्लोप हम लिख सकते हैं। स्लोप मतलब एंगल विद x एक्सिस। 2 along x, ये 2 हो गया along x, एंड 3 along y, तो 3 along y ये हो गया। और ये हमारा फोर्स है। दिस फोर्स इज 2i कैप प्लस 3j कैप। फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। वर्क डन जीरो कैसे हो सकता है, फोर्स कांस्टेंट है, वर्क डन जीरो कैसे हो सकता है, कैसे जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है क्या? फोर्स भी नॉन जीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो है। डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, पार्टिकल मूव भी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी है। और लाइन में सर्कल भी नहीं है, गोल गोल घूमे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, ऐसा भी नहीं है। लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो वर्क डन कैसे जीरो हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? सर एंगल 90 डिग्री हो तो एंगल 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर। Force and displacement are perpendicular to each other. Angle is 90 degree. The force and perpendicular. The force is non-zero. Force zero नहीं है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। Displacement is also non-zero. ना तो ये जीरो ना ये जीरो, इसका मतलब क्योंकि फोर्स हमारे पास जो होता है ना, वर्क डन जो हमारा होता है, F as cos थीटा is zero,
ना तो ये जीरो है ना ये जीरो है, तो फिर इसका मतलब ये जीरो है। तीनों, अब 3 नंबर का प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब तो यही हुआ कि तीनों में से एक एक करके तो जीरो ही है, कोई ना कोई तो जीरो है ही। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो एफ नॉन जीरो है, एस भी नॉन जीरो है, तो कॉस थीटा जीरो है। कॉस थीटा जीरो का मतलब है कि थीटा 90 डिग्री है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Force and displacement vector are perpendicular to each other. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये फोर्स है और ये वो लाइन है, डिस्प्लेसमेंट की लाइन y इक्वल्स टू माइनस के बाई 3x। तो जब दो वेक्टर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जब दो वेक्टर या दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट, -1 होता है। स्लोप का प्रोडक्ट, स्लोप ये m1 फोर्स का स्लोप ले लेते हैं, m2 डिस्प्लेसमेंट का स्लोप। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। टू परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 होता है। m1 इंटू m2 इज -1। m1 मतलब स्लोप ऑफ फोर्स ले आते हैं हम लोग। स्लोप ऑफ फोर्स, स्लोप होता है एंगल ऑफ फोर्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज थीटा, एंड टेंजेंट थीटा इज द स्लोप। हमने बात की थी पहले भी, m जो टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। अगर मैं देखूँ इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 3 है और बेस जो है वो 2 है, तो m1 स्लोप ऑफ फोर्स इज 3/2 and slope of line is -k/3. -k/3 is the slope of displacement line, that is -k/3। m1 की वैल्यू 3/2 है, m1 is 3/2, m2 is -k/3 is -1। 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, k is 2। समझ में आया क्या? Yes, सर sir. हाँ जी, नहीं सर, कुछ नहीं हो गया। नेक्स्ट। सर 14। एक पॉइंट वगैरह बोलते रहो ताकि तुम्हें बाद में देखने में प्रॉब्लम ना हो। A particle moves along the x-axis from एक मिनट, x0 एक मिनट, to x5 meter. एक मिनट, मैंने पहले चेक पॉइंट बता दो कौन सा, ताकि तुम बाद में देखो तो पता रहे क्वेश्चन नंबर क्या है। 6.1 6.1 क्वेश्चन नंबर 14. हाँ जी, अब बोलिए। A particle moves along the x-axis from x0 to x5 meter हाँ जी, under the influence of force given by F is equals to 10 minus 2x plus 3x square 10 minus 2x plus 3x square. हाँ जी, Work done in the process is फोर्स वेरिएबल है कांस्टेंट है? वेरिएबल फोर्स है कांस्टेंट है? बताओगे मुझे देख करके? सर वेरिएबल है। क्यों? क्यों? पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, x की वैल्यू 0, यहाँ जाएगा x की वैल्यू 1 होगी। x की वैल्यू 1 के लिए फोर्स की वैल्यू अलग आएगी। जब x इक्वल टू 2 पर होगा तो फोर्स की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। उसकी डिफरेंट पोजीशन के लिए वो यहाँ चलता रहेगा, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, x चेंज होता रहेगा, फोर्स चेंज होता रहेगा, फोर्स वेरिएबल है। तो ऐसे केस में हम लोग वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? dw, पहले स्मॉल एलिमेंट का वर्क निकाल लेते हैं। स्मॉल एलिमेंट होगा कहीं यहाँ पर dx, स्मॉल एलिमेंट का वर्क कैलकुलेट कर लो और पूरे के लिए इंटीग्रेशन कर दो। तो dw इज 10 minus 2x plus x square dx, ये dw हो गया। कंप्लीट वर्क डन इज द इंटीग्रेशन। एक सेकेंड रुकना तुम लोग। हेलो, हाँ जी, वर्क डन इज 10 minus 2x plus x square dx। So this the dw, the complete work done will be obtained by the integration of this dw, and that is 10 minus 2x plus x square dx. Here x is varying from, the particle is going from x equal to 0 to x equal to 5. The lower limit will be 0,
एंड अपर लिमिट विल बी 5. x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 के लिए. तो वर्क डन. tan dx क्या लिखोगे इसको? tan dx को इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा? tan का इंटीग्रेशन, tan dx. tan तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? dx का इंटीग्रेशन इसको सेपरेट कर देता हूँ. 2x dx प्लस एक्स स्क्वायर dx. तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे. x इक्वल टू 0 to 5, x इक्वल टू 0 to 5, x इक्वल टू 0 to 5. tan कांस्टेंट है. फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन बताओ कितना आएगा? dx का इंटीग्रेशन. dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा? नहीं पता क्या ये बात? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x. x इज वैरिंग फ्रॉम 0 to 5. -2 कांस्टेंट है, बाहर ले. x से dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x स्क्वायर बाई 0 to 5. x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x क्यूब बाई 3 0 to 5. So work done is equal to 10. 5 minus 0 is 5. बस 2 से 2 कैंसिल. x स्क्वायर की लिमिट पुट कर दो. 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बस 1/3 को बाहर ले आते हैं. 5 क्यूब माइनस 0 क्यूब. वर्क डन इज 50 minus 25 plus 125/3 is 25, 75, 200/3. ये इसका आंसर है. समझ में आया क्या? Yes, sir. सर इसका आंसर तो 150 यूनिट्स दे रखा है. 150 यूनिट्स. देखो भाई, tan dx है ना, tan dx में x हो गया 2x dx x स्क्वायर बाई 2 x क्यूब बाई 3 0 to 5 तो 5. फोर्स की इक्वेशन 10 minus 2x plus 3x स्क्वायर है. 3 है तो चलो यहाँ 3 कर देते हैं. 3 से 3 कैंसिल हो गया. 150 हो जाएगा. चलो नेक्स्ट बताइए. So 16. इसी में है? Yes, so 6.1. हाँ जी. A स्टेटमेंट बोलो. force F equals to ay square plus by plus c acts on a body in the y direction. The work done by this force during a displacement from minus a to plus a is y equals to minus a to y equals to plus a is 2ab. अच्छा देखो क्या है, ये हो गया बी बाई. देखो फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? देखो फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? सर फोर्स की इक्वेशन ये नहीं है. yes sir, ay square है, ay square plus by. ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी भी है plus साथ. c. yes sir. तो फिर तो ये सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ एक्स था यहाँ वाई आ गया. सर इसमें y डायरेक्शन में बोला है तो सिर्फ y का काउंट करेंगे ना. चलो कर लेते हैं. क्या करना है उसमें? एक्स में बोला था, एक्स में काउंट कर लिया. क्या हो गया इसमें? इसमें एक्स के बोला था, एक्स का फंक्शन दिया हुआ था, एक्स में डिस्प्लेसमेंट था. इसमें वाई का फंक्शन दिया हुआ है, वाई में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा.
सर फिर तो हो जाएगा, मैं सिर्फ y का ही करे जा रही थी। देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी वाई, बस और क्या करना है इसका, और वर्क डन करना है उसका, पूरा इंटीग्रेशन कर दो। एफ इज ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी डी वाई इंटीग्रेशन, ये वर्क डन है। माइनस ए टू प्लस है, ए कांस्टेंट है वाई स्क्वायर का, वाई क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन पता है नहीं, यस सर। माइनस ए टू प्लस है प्लस बी कांस्टेंट, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम माइनस ए टू प्लस है प्लस सी डी वाई का इंटीग्रेशन वाई फ्रॉम माइनस ए टू प्लस है, तो ए बाई 3 अपर लिमिट वाई क्यूब माइनस माइनस वाई क्यूब, सॉरी ए क्यूब, तो ये लिमिट पुट करोगे तो 2a क्यूब आता है, ये b बाई 2 लिमिट पुट करोगे तो 2a स्क्वायर आता है, प्लस सी लिमिट पुट करोगे तो 2a आता है। ये तुम्हारा आंसर है, कैंसिल वैंसिल कर दो जो कुछ आता है वो आंसर। नेक्स्ट बोलो। क्वेश्चन नंबर 20 इसी चेक पॉइंट का। हाँ जी। A spring 40 mm long is stretched by the application of a force. If 10 Newton force is required to stretch the spring through 1 millimeter, then the work done in stretching the spring through 40 millimeter is. Force of 10 Newton is required to stretch the spring through 1 millimeter ना, वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन फॉर डेल्टा एक्स 40 मिलीमीटर, यही ना। Yes, sir. तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं ना, 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, इतना स्ट्रेचिंग होती है, ये स्ट्रेचिंग ये होती है, देखें एक बार, ये इसकी लेंथ एल है, नेचुरल लेंथ, इस लेंथ इज 1 मिलीमीटर, फोर्स में लगा रखा है, ये फोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसमें स्ट्रेचिंग जो है ये डेल्टा एक्स लिख देते हैं इसमें। ये 1 मिलीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन तुम्हें यूज करनी है, क्या मतलब हुआ इस बात का। इस बात का मतलब क्या हुआ कि इसको अगर डेल्टा एक्स जिसको अगर तुम 1 मिलीमीटर से स्ट्रेच करना चाहते हो, एलिमिनेट करना चाहते हो, तो तुम्हें 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये और आगे नहीं जाएगा, जाएगा और आगे, यहां तक लेके आने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा है। हमें पता है कि जो स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग में फोर्स आता है, क्या नाम होता है उसका, Spring force minus kx. मैं किधर आएगा वो, Opposite side. ऑपोजिट डायरेक्शन में, और हम देखते हैं कि ये इधर आता है, ये स्प्रिंग फोर्स है, इससे आगे नहीं जा रहा है, ये क्यों, इससे आगे क्यों नहीं जा रहा है, इससे आगे क्यों नहीं जा रहा है, 1 मिलीमीटर तक ला सकता है 10 न्यूटन का फोर्स, इससे आगे लेके जा नहीं सकता है इसको, क्यों, क्यों आगे नहीं जा रहा है ये, Spring की stiffness oppose कर रही है. हाँ, स्प्रिंग का जो फोर्स है, स्प्रिंग में जो फोर्स आया ना वो इसके इक्वल हो चुका है, उसके इक्वल हो चुका है। अब तुम्हें और आगे जाना तो उसको इंक्रीज करो, 11 करो उसको, फिर आगे जाओगे, फिर और स्ट्रेच हो तो स्प्रिंग फोर्स भी 11 हो जाएगा, फिर वो और आगे जाने नहीं देगा, फिर तुम 12 कर दो तो थोड़ा और आगे जाएगा, तो स्प्रिंग का फोर्स भी इंक्रीज करता जाएगा। फिर स्प्रिंग का फोर्स डेल्टा एक्स पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे स्प्रिंग का साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे स्प्रिंग का फोर्स भी इंक्रीज करेगा। अब जितना डेल्टा एक्स है 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर डेल्टा एक्स की वजह से स्प्रिंग का फोर्स जो है वो 10 न्यूटन हो चुका है। अब स्प्रिंग फर्दर स्ट्रेच नहीं करेगा, और फर्दर स्ट्रेच अगर तुम करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तो तुम्हें एक फोर्स लगाना पड़ेगा और फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, तुम 20 कर दो,
हमने फोर्स 10 से 20 कर दिया तो फिर ये स्ट्रेच हो जाएगा, और ज़्यादा स्ट्रेच होगा तो स्प्रिंग का फोर्स इंक्रीज करेगा, और तब तक स्ट्रेच होता रहेगा जब तक कि स्प्रिंग का फोर्स इस 20 न्यूटन के फोर्स के इक्वल ना हो जाए। समझ में आया? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसका मतलब ये हुआ, इस इन्फॉर्मेशन से हमें ये पता लगता है कि स्प्रिंग फोर्स की एक्स मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये चीज ठीक लिखी है। Yes, sir. तो यहाँ से किया जाता है k इज 10 बाई डेल्टा एक्स, 10 बाई 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को मीटर में लिखेंगे, ऐसा ही सिस्टम है, 10 पावर 4 न्यूटन पर मीटर। ये k की वैल्यू आ जाती है। पूछा गया वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग पता है क्या होता है? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पूछा गया, बताओ एक बार, पूछा क्या था? वर्क डन बाय Stretching the spring through 40 millimeter. वर्क डन बाय स्प्रिंग, फोर्स का नाम नहीं बताया। चलो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड फोर्स है। स्ट्रेच करने में तो स्ट्रेच कौन करेगा? स्प्रिंग करेगा स्ट्रेच, या एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रेच कर रहा है स्प्रिंग को? External force. एक्सटर्नल फोर्स। तो हमें ये कैलकुलेट करना है, हमें ये चाहिए। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पता है हमें कितना होगा? Minus kx square by 2. प्लस होगा हाफ के एक्स, इतना आंसर है। क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि दोनों इक्वल हैं, बट एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, तो फोर्स में जो एंगल 180 डिग्री आता है वो उसमें जीरो हो जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम, बाकी सब कुछ सेम। Okay, sir. वैसे इसकी स्टेटमेंट ना कंट्राडिक्टरी है, एक बार दोबारा बोलो, लास्ट लाइन इसने पूरा किया है, कैलकुलेट द वर्क डन In stretching the spring through 40 millimeter. चलो अभी तुम इसको ये लिखो, एक्स इज 40 मिलीमीटर, है ना? अभी तो करो उसको। पर ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत सारे इश्यूज यहाँ से निकल करके आते हैं, अभी मैंने वो डिस्कस नहीं किए, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पर जानबूझ के डिस्कस नहीं की थी ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना? एक दिन बताऊंगा मैं तुम्हें सारी बातें, स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स किस तरह से काम करते हैं, एक रिलेशन और है इनमें, ठीक है? अभी तो इस क्वेश्चन के लिए तो ये तुम्हारा आंसर होगा और इससे आंसर आ जाएगा, पर क्वेश्चन अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, कुछ बातें इसकी ऐसी हैं। उसने पहले बोल दिया 10 न्यूटन का फोर्स है, बाद में फोर्स के बारे में बताया नहीं है कि फोर्स का नेचर किस तरह का है, फोर्स है कितना। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि हर स्टेट पर, हर स्टेट में, चाहे वो कितना भी स्ट्रेच हुआ हो, हर स्टेट में अप्लाइड फोर्स जो है वो स्प्रिंग के फोर्स के इक्वल रहता है हमेशा, तब हम इसको ऐसा मान सकते हैं, ठीक है? तो अभी तो तुम यही करोगे इसको, अभी तो यही करो कि हम ये मानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जो है स्प्रिंग फोर्स के इक्वल होता है हमेशा, और इतना वर्क करेगा ये, बस नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए। सर एग्जाम्पल है नेक्स्ट। हाँ जी बोलिए, सर एग्जांपल एक बार 18 बता दो। इसी में बोलो क्या पूछते हैं। सर उसमें डायग्राम है, मैंने आपके पास व्हाट्सएप कर दिया। हाँ जी, एक मिनट में देखता हूँ। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स मतलब एफ जो एक्स पर डिपेंड करता है ना? एफ अगर एक्स पर डिपेंड कर रहा है तो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? A position dependent force acting on a particle and its force position curve shown in figure, work done on the particle when its displacement is from 0 to 5। इसका डाउट है, नाम क्या है तुम्हारा? नैन्सी। अच्छा ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 किसका है? क्वेश्चन नंबर 18 चेक पॉइंट है क्या ये? यस सर 6.1 का है। 6.1 का 18 क्वेश्चन।
तो ये एक ग्राफ दिया हुआ है तुम लोगों को, ये -10, ये +10। जीरो से 1, 1 से 2, 2 से फिर 3, ठीक है 4 ये है और ये 5 है। ये वैल्यू +10 है मैक्सिमम, ये -10 वैल्यू है। तो वर्क डन होता क्या है वैसे? F x या S और कांस्टेंट फोर्स। देखो ना कौन फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? F dx dx इंटीग्रेशन वेरिएबल फोर्स। तो पहले देख लो कि वेरिएबल है कि कांस्टेंट है फोर्स। बोलते रहा करो ना साथ साथ, क्या ये फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कैसा फोर्स है? सर वेरिएबल। वेरिएबल फोर्स है, तो हम ये यूज करेंगे F dx। ठीक है। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स देख रहे हो, चेंज हो रही है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देख रहे हो डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो रही है। यहाँ से डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखो, ये F इधर है, ये F है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये F जो है 0 से इंक्रीज करता हुआ +10 हुआ, फिर 10 न्यूटन रहा हमेशा, फिर 10 से डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ, 0 न्यूटन हुआ। तो ये वेरिएबल फोर्स है। अब 0 के बाद डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, -1 न्यूटन का फोर्स है, -2 न्यूटन का फोर्स है, -10 न्यूटन का फोर्स है। माइनस साइन मतलब क्या? नेगेटिव साइड मतलब क्या? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन रिवर्स, यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्स होती है, यहाँ पर। तो अब वेक्टर क्वांटिटी में ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। हमें पता है कि ये प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तुम्हें वर्क डन देता है, वर्क डन। और वेरिएबल है तो भी देख रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसको सम कर रहे हैं स्मॉल एलिमेंट्स का, तो ये भी प्रोडक्ट है। और इन केस ऑफ ग्राफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इसकी पहले भी आई है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा इन केस ऑफ ग्राफ? एरिया। एरिया। तो इसका एरिया तुम कैलकुलेट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसका एरिया, ये एरिया कैलकुलेट कर लो पूरा। बस ध्यान रखना, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है और रिवर्स डायरेक्शन में तो वर्क डन भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव एरिया को पॉजिटिव काउंट करना, नेगेटिव एरिया को नेगेटिव काउंट करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ये एक ट्राइंगल है, देखो, फिर एक रेक्टेंगल। एरिया नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, सब पांच एरिया मैंने अलग अलग डिवाइड कर लिए। तो पांचों को मैं बार बार लिखता हूँ, और सॉरी एक एक करके लिखता हूँ। तो फर्स्ट जो ट्राइंगल है, फर्स्ट जिसमें मार्क किया 1, उसका एरिया कितना होगा? एरिया, वो तो ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इज 1, हाइट इज 10, प्लस फर्स्ट एरिया कंप्लीट हो गया। सेकंड एरिया बताओगे? बोलते जाओ तुम लोग जल्दी जल्दी। सेकंड एरिया 10। 10, 1 इंटू 10 रेक्टेंगल है। थर्ड एरिया half into 10, हाफ half इंटू into 1 into 10. प्लस प्लस So फोर्थ next एरिया। तो माइनस आएंगे ना? हाँ, फोर्स को नेगेटिव पुट कर देंगे ना। हाफ इंटू Okay. बेस इज 1 एंड फोर्स दिस टाइम नेगेटिव, तो -10 फोर्स -10 प्लस, इससे नेक्स्ट है minus 10 into हाफ 1. इंटू So -1। next rectangle होगा. इसको ऐड कर दो, जो भी है तुम्हारा आंसर है। ठीक है ना? नेक्स्ट बोलो, ऐड तो कर ही तो लोगे तुम। example 5 आ गए, तो ये 2 टर्म कैंसिल हो गई, 5 आ गई।
बोलिए एग्जांपल, एग्जांपल बोलो, एग्जांपल नंबर बताओ कितने। So 6.33. A block is placed at the top of a smooth hemisphere of radius r. Now the hemisphere is given a horizontal acceleration a naught. Find the velocity of the block relative to the hemisphere as a function of theta as it slides down. ये ना सर्कल का क्वेश्चन बन गया, सर्कल है नहीं, हेमिस्फेरिकल शेप है नहीं, Yes, sir. का पाथ ना सर्कुलर होगा, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ हम सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद डिस्कस कर पाएंगे, अभी होगा नहीं है, अभी नहीं कर पाएंगे इसको, है ना। तो नेक्स्ट वीक में शायद हो जाएगा, अभी नहीं। और बताइए सर चेक पॉइंट 6.2 में चेक पॉइंट 6.2 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19. बोली। A pendulum of length 2 meter left at A when it पेंडुलम, एक मिनट, पेंडुलम भी सर्कल बनाएगा नीचे, तो बोलो, अगर स्टेटमेंट सुन लेता हूँ, मेरे ख्याल से सर्कल का मिलेगा ये, बोलो। हाँ जी बोलो, पेंडुलम ऑफ लेंथ B एल। ऊपर पॉइंट A है। हाँ, A pendulum of 2 meter left at A when it reaches B it loses 10% of its total energy due to air resistance. The velocity at B. अच्छा ये तो, हाँ स्टेटमेंट दोबारा, फर्स्ट लाइन दोबारा बोलना क्या है। A pendulum of length 2 meter is left at A. लेफ्ट हैंड ए क्या ये है ये? नहीं सर वो जब हॉरिजॉन्टल हो जाता है बिल्कुल। अच्छा ये है ए, ऐसे है ये, ऐसे। और वर्टिकल पोजीशन भी है। और फिर ये यहाँ पर आ गया, तो ये भी ऐसे है। यस सर। अच्छा, कौन कौन से फोर्स हैं यहाँ पर? mg, टेंशन, एयर रेजिस्टेंस, और भी कोई है? और भी कोई फोर्स है? नो mg सर। कंजर्वेटिव फोर्स है mg। एयर रेजिस्टेंस, जिसमें लॉस होता है ना, एयर रेजिस्टेंस मतलब फ्रिक्शन जैसा कुछ, इसमें एनर्जी का लॉस होता है, ये कैसा फोर्स होगा? एयर रेजिस्टेंस कैसा फोर्स होगा, तुम्हें क्या लगता है? नॉन कंजर्वेटिव। ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएंगे हम किसी भी टाइम पर क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ आर्क कैसे होगी? सर्कुलर मोशन है मान लेते हैं, सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है? टेंजेंशियल। Tangential. तो डिस्प्लेसमेंट और टेंशन, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग होगी, स्ट्रिंग के अलोंग ऐसे पुल करेगा, तो एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। टेंशन, टेंशन हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो टेंशन का वर्क डन 0 हो गया। तो दो फोर्स है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, दो फोर्स हैं। तो अगर सिर्फ कंजर्वेटिव होता, एयर रेजिस्टेंस ना होता, तो हम कहते कि सिर्फ एक ही फोर्स है कंजर्वेटिव, बाकी ये तो है ही नहीं, और है तो फिर उनका वर्क डन 0 है, तो हम क्या कहेंगे? डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज 0, हम ये कहते हैं। और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर प्रेजेंट है, तो फिर हम क्या कहते हैं? डेल्टा यू प्लस डेल्टा के क्या लिखेंगे बताओ? डेल्टा यू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय, मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे, तुम अधूरी स्टेटमेंट मत बोलो, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, पूरी स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू सम
of work done by all the forces other than कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव को फोर्स को छोड़ करके सारे फोर्स का वर्क डन का सम डेल्टा यू प्लस डेल्टा के होता है. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टेंशन का तो वर्क जीरो है, हालांकि हमें वो भी लिखना चाहिए. और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको तो मतलब mg को छोड़ देते हैं, टेंशन को और ए रेजिस्टेंस को ले लेते हैं. तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ए रेजिस्टेंस. डेल्टा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस डेल्टा के इज के फाइनल माइनस के इनिशियल वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ए रेजिस्टेंस. पूछा क्या है? velocity at b. तो ये इस क्वेश्चन में ये हमारा रेफरेंस लेवल है, लोएस्ट लेवल यही है क्वेश्चन का, जहाँ बी पॉइंट है, ये रेफरेंस लेवल है. तो यहाँ पर हाइट जो है जीरो है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है. ये इनिशियल पोजीशन है हमारी, ये फाइनल पोजीशन है. तो फाइनल पोजीशन पर हाइट जीरो हो गई, मतलब यू एफ इज जीरो माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ की एनर्जी लिखोगे कितनी है? यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताओगे जरा? mgh. हाइट कितनी है? हाइट इज 2 मीटर, दैट इज एल प्लस एक इंफॉर्मेशन और दी है, वो बताओ मुझे, वो बताओ. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दी है, तो 10% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है. परसेंटेज डेल्टा के इज इक्वल टू कितना? 10% इज 10%. लॉस. किस वजह से? एयर रेजिस्टेंस. दिस इज द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, ऐसे लिख सकते हैं इसको, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस. भाई एयर रेजिस्टेंस जो है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहे हैं. वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज बाय 10% है ना? यस सर. हाँ, तो ये 10% ऑफ, ये स्टेटमेंट समझ में आई मैंने क्या लिखा है? वर्क डन बाय एयर जो तुम्हारा गिवन है, गिवन इन्फॉर्मेशन है, उसके बिहाफ पर मैंने लिखा कि वर्क डन बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी. यस सर. तो 10/100 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिखेंगे ना इसको. तो और काइनेटिक एनर्जी कौन सी इनिशियल है फाइनल? इनिशियल नहीं. बीच इसमें यहाँ ए से बी के बीच में नहीं, अच्छा से वहां से इसको रिलीज किया कि लेफ्ट है ना वहां से, तो क्या किया उसने? लेफ्ट है. अच्छा, तो फिर रुको, और ये ए रेजिस्टेंस वाली लाइन दोबारा बोलो एक बार, इसमें कुछ और है. ए रेजिस्टेंस लाइन नहीं. When it reaches B, it loses 10% of its total energy. टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी, टोटल. तो के फाइनल माइनस के इनिशियल इज जीरो. इनिशियली तो उसको रिलीज किया था, लेफ्ट फ्रॉम ए ऐसे लिखा हुआ है. दिस इज द वर्क डन बाय ए रेजिस्टेंस. इसकी टोटल एनर्जी देखिए कितनी है. इस पॉइंट पर जो चला तो इसका जो एनर्जी थी वो एनर्जी देखते हैं कितनी है. कितनी है इसका टोटल एनर्जी? mgl. काइनेटिक तो नहीं है इसके पास, सिर्फ एक ही एनर्जी और कोई एनर्जी नहीं है इसके पास. और वो कितनी है टोटल में? मतलब काइनेटिक आएगी प्लस पोटेंशियल आएगी, तो काइनेटिक तो जीरो है, ये टोटल एनर्जी है. वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज 10% ऑफ टोटल एनर्जी, दैट इज mgl. वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस is equal to mgl by 10. mgl. K final is equal to mgl plus work done by air resistance. बताओ कितना लिखूं मैं इसको? mgl by 10.
अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, वर्क डन बाय विस्कस फोर्स, ये हमेशा नेगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट उधर होता है। एयर इसको रोकेगी कि सपोर्ट करेगी इस मोशन को? एयर इसके मोशन को अपोज करेगी, सपोर्ट करेगी? रोकेगी। तो वर्क डन जो है इसका एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन नेगेटिव आएगा। उसने मैग्नीट्यूड तो बता दिया कि 10% का लॉस हुआ है, लॉस बोला है उसने, ओके सर। है ना? तो माइनस mgl/10। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। ये बी की एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब तो ये होगा फिर 9/10 ऑफ mgl। ये तुम्हारा आंसर है। m से m कैंसिल कर दो, 2 को इधर ले जाओ, 9/5 3/5 हो गया, रूट gl/5, 3 टाइम्स ऑफ 3 बाहर आ जाएगा, बी इज 3 बाहर आ जाएगा, रूट gl/5। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बोलिए। So question number 7. चेक पॉइंट यही है 6.2. 6.2 6.2+7 बोलिए स्टेटमेंट। The kinetic energy acquired by a body of mass m in traveling a distance starting from rest under a constant force is. So इसमें m से related options दिए हुए हैं. Directly proportional to m, independent of m, inversely proportional to root m और directly proportional to root m. अच्छा, एक कांस्टेंट फोर्स एक पार्टिकल ऑफ मास m ये है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक ये पहुंच गया, इसकी इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है कुछ होगी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो क्या काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे पूछा गया है? ये सर इसमें पूछा है कि m से रिलेशन बताओ। काइनेटिक एनर्जी का देखिए, तो वर्क डन कितना होगा, एफ डी एक्स, एफ एक्स कांस्टेंट फोर्स है तो इंटीग्रेशन की जरूरत क्या है? सर ये जो पिछला क्वेश्चन था 19 तो उसका आंसर मैच नहीं कर रहा। ये यस सर, इसका आंसर 2 दे रखा है बट 6 आ रहा है। 2 दे रखे 6 आ रहे हैं, देख लो मैंने जल्दबाजी में लिख दिया होगा। ये mgl और माइनस mgl/10 इज 9/10, ये सही लिखा हुआ है ना? यस 9/10, सर। m से m कैंसिल हो गया, 2 से ये 5 हो गया, तो हो गया ये 9/5 gl। 9 का मैंने रूट कर लिया 3, तो 3 रूट 10 इंटू 2/5 कितना से दे रखे हैं? 2। 2। एक मिनट ऊपर और देखें, और वो एक बार स्टेटमेंट दोबारा से बताएं कि वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज, ये स्टेटमेंट क्या है? पूरी पूरी लाइन बताओ एक बार दोबारा से, क्या बोल रहे हैं ये वाली लाइन? When it reaches B, it loses 10% of its total energy due to air resistance. The velocity at B is 10% का लॉस हुआ है ना उसको, तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज 10% ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, ये mgl हो गया इनिशियल पोटेंशियल, k फाइनल माइनस k0 इज वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस हो गया mgl/10। लिखा तो सब कुछ सही है, mgl half mv square 9 mgl/10। टू इंटू 10 इंटू 2, रूट 2gh है ना? कुछ तो गड़बड़ है, रूट 2gl आती है अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो। यहीं पर है कुछ, है ना? हाफ एम स्क्वायर क्योंकि mgl होता तो m से m कैंसिल, ज़्यादा कैसे आ रहा है ये? अच्छा रूट 40 है वो रूट 40 है, ठीक है। 6 6 ठीक है मेरे हिसाब से, तो मेरे को नहीं लगता कोई गड़बड़ है। एक बार व्हाट्सएप पर और देख लो क्वेश्चन, मैं खुद से पढ़ लूँगा एक बार, तो व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। बाकी जो मुझे समझ में आया तुम्हारे बताने पर वो क्वेश्चन ठीक है। 10% का लॉस हुआ, यही कहा है ना उसने? yes sir. 10% का बची हुई एनर्जी, ऐसा तो नहीं कह दिया कि 90%
वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज 90% ऑफ loses 10% कहाँ है? loses 10% मतलब वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज 10% ऑफ द टोटल। ठीक है, माइनस mgl माइनस gl 9/10। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक बार उस पर उसको स्टार लगा देना, या फिर मैं कोई बार क्वेश्चन सेंड करो, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, कुछ और हो सकता है, मुझे समझ ना आ रहा हो, ये ऐसा हो भेज सकता दो। है। भेज दिया। एक मिनट। है तो यही किया हम लोगों ने, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा के। एक और अप्रोच हो सकती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही आएगा, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सही है। बाकी तुम स्टार मार्क कर दो, नेक्स्ट टाइम आओ तुम्हें ध्यान रहेगा कि नेक्स्ट टाइम हो सके तुम्हारा आंसर आ जाए, या ये याद रहेगा कि पिछली बार भी नहीं आया था। नेक्स्ट टाइम जब करोगे तो पता रहेगा। स्टार मार्क कर दो क्वेश्चन के ऊपर। ये बोलिए क्या था ये? एक पार्टिकल है जो जीरो से स्टार्ट होता है और x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 5 पर x पर जाता है ना। तो बता रहे हैं कि फोर्स जो है मास की किस तरह से प्रोपोर्शनल है, फोर्स या काइनेटिक एनर्जी। तो वी So मैं स्क्वायर क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ. The एक kinetic energy acquired by a body of mass m in traveling a certain distance starting from rest under a constant force is. वी यू जीरो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो वी स्क्वायर ये हो गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज 2x। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स दे रखे हैं आंसर। Yes, sir. मास पर डिपेंड ही नहीं करती है कितना मास। नेक्स्ट बोलिए। Sir, taking it together में एक पॉइंट सारे कंप्लीट हो गए। सर एक बच रहा है बट वो पावर से रिलेटेड है। पूरा पावर क्या है? Yes, sir. 6.3. चलो क्वेश्चन कितने हैं उसमें? Sir, 10. 10। चलो उसको देखेंगे। टेकिंग इट टुगेदर स्टार्ट करते हैं। बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ही डाउट है, बताइए। an electron and a proton are moving under the influence of mutual forces. In calculating the change in the kinetic energy of the system during motion, one ignores the magnetic force of one on another. This is because. बताया तो था मैंने। सर ये मैग्नेटिक फोर्स का हम क्यों मतलब वर्क डन जीरो होगा, ये समझ नहीं आया। ये समझने के लिए 12th में जाना पड़ेगा। डेल्टा के जो होता है वो होता है वर्क बाय ऑल द फोर्सेस। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जब मूव करते हैं तो उनके बीच में फोर्स कौन कौन से हैं? एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको K Q1 Q2 बाय स्क्वायर बोलते हैं। कूलम्ब्स फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। प्लस एक वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स है। दो फोर्स होते हैं, और तो कोई फोर्स नहीं है यहाँ पर। ग्रेविटी वगैरह कोई इग्नोर किया होगा, बोल दिया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर मत करना, है ना। तो तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना,
ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है कि इस केस में ऐसा हो रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए ये कभी काम नहीं करता। कौन? Magnetic force. ये कभी काम नहीं करता, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है ये। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, कुछ नहीं होगा। अगर तुम इसको याद कर लो एक ही ऑप्शन है, ये कभी काम ही नहीं करता, कभी काम नहीं करता ये। तो वर्क डन बाय चेंज काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ उसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। नेक्स्ट बोलिए। 14. 14 स्टेटमेंट बोलो। ग्राफ्स दिए हुए हैं, मैंने आपको भेज दिया। सर 13th में भी डाउट है। टाइम हो गया। कल बताएं क्या, फिर वो बीच में आता है। बताओ, चलो क्वेश्चन कर देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है? 14. और in which of the diagram shows the figure most closely shown variation in the kinetic energy of the earth as it moves? ये तो हम अच्छा रहेगा कि हम लोग इलिप्टिकल ऑर्बिट में सोल्व करें, ग्रेविटेशन में। अर्थ वगैरह की बात वहां पर होगी, अभी मत करो। ये सिर्फ ना कंफ्यूजन क्रिएट करने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं करेगी, फंडामेंटली तुम हिल जाओगे। ये ग्रेविटेशन चैप्टर है, वहां पर प्लैनेट्स की बात करेंगे, वहां पर इसका ऑर्बिट इलिप्टिकल ऑर्बिट रहता है, वहां इसकी बात करेंगे, ठीक है। और ये अपने आप हो जाएगा, तुम वहाँ सुनोगे ना, जब वहाँ की बातें जब सुनोगे कि कैसे अर्थ मूव कर रही है, तो तुम देख के बता पाओगे कि तो इसका तो आंसर ये आएगा, ठीक है। हाँ जी, सेशन एंड कर रहा हूँ मैं। 6:20 अराउंड हो गए, सॉरी 8:20 अराउंड। बाकी कल डिस्कशन करते हैं, कल भी तुम्हारा यही रहेगा, डाउट डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। अच्छा